हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। जनरली हम हमारे वीडियोस में किसी कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स को एनालाइज करते हैं या फिर मल्टीपल कंपनी जो सेम सेक्टर से उनको नंबर्स को कंपेयर करके देखते हैं कि भाई किस कंपनी ने अच्छा किया नहीं किया। तो आपके लिए पीयर टू पीयर एनालिसिस भी हो जाता है। एंड देन मैनेजमेंट के गाइडेंस जो होता है उसको समझते हैं, फ्यूचर आउटलुक को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सब हमारा जनरली फोकस होता है। बट आई थॉट इस वीडियो में थोड़ा करंटली जो मार्केट सिचुएशन है उसको थोड़ा एड्रेस किया जाए, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व लास्ट फ्यू वीक्स में मार्केट इज इवन इट स्टार्ट्स इन द ग्रीन एंड होते होते रेड में स्लिप हो जाता है। एंड द अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर है वो वही पूरा चेंज हो गया है। मतलब इट हैज नाउ बिकम अ सेल ऑन राइज। मतलब अगर कोई पॉजिटिव न्यूज भी आती है तो मार्केट इज नॉट दैट मच रिएक्टिंग पॉजिटिवली टू इट। एंड इफ यू जस्ट रिकॉल कपल ऑफ मंथ्स टिल सितंबर वी वर इन अ डिफरेंट मार्केट सिचुएशन, जहां पे अगर कोई नेगेटिव खबर भी आती है तो मार्केट वाज एबल टू डाइजेस्ट दैट एंड स्टिल वी वर मेकिंग अ न्यू हाई एवरी डे। तो दैट इज व्हाट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इटसेल्फ ऑफ द मार्केट हैज चेंज। और इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स है। तो आज इस वीडियो में आज उन फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं और इस ऐसे सिचुएशन में एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, वो सब भी हम देखेंगे। वी ऑल्सो लुक एट सम एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल कंपनी के एग्जांपल्स हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई गो बैक टू आवर बेसिक इक्वेशन। तो इफ यू लुक एट अ ड्राइंग बोर्ड, तो आवर बेसिक इक्वेशन इज स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो डिपेंडेंट होता है टू फैक्टर्स पे। एक फैक्टर है कि उसके अर्निंग में ग्रोथ है कि नहीं, और उसके अर्निंग की ग्रोथ में विजिबिलिटी है कि नहीं, ग्रोथ रेट कंटिन्यू हो पा रहा है कि नहीं। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। एंड ये जो पूरा अर्निंग सीजन रहा है, Q2 का अर्निंग सीजन रहा है, वो काफी खराब रहा है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज have failed to deliver in terms of growth। मतलब इनके वॉल्यूम्स में ग्रोथ है ना, इनके सेल्स में ग्रोथ है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्जिन है, वो भी हिट हो गए हैं। इफ यू लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स जो रिसेंटली नंबर्स आए एशियन पेंट्स के या फिर ब्रिटानिया के, दे आर वेरी बेसिक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, बट इनके वॉल्यूम्स या फिर नंबर्स में वो दिक्कतें हैं। तो ओवरऑल जो निफ्टी का जो अर्निंग सीजन रहा है ये पूरा खराब रहा है अब तक जो नंबर्स आए हैं। तो ये हो गई अर्निंग की बात, जो मतलब काफी खराब सेंटिमेंट रहा है, खराब रहा है अब तक के लिए। और दूसरा फैक्टर है सेंटिमेंट्स। अब sentiment wise there are a lot of factors that has contributed to negative sentiment, and we will look at all of that, those factors that are contributing to negative sentiment one by one. So first is the US elections. So US elections are now out of the picture. वी आर ऑल होपिंग एंड प्रेइंग कि भाई ट्रम्प भाई साहब जीत जाए, बिकॉज अगर कमला बहन जीत जाती तो उनके दिमाग में काफी खतरनाक आइडियाज थे। वो तो अनरियलाइज गेन पे भी टैक्सेस लगाने वाली थी और ऐसी खतरनाक चीजें यहाँ वहाँ फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आई जस्ट होप कि निर्मला सीतारमन जी ने अभी तक ये सुना नहीं है। बट अभी क्योंकि ट्रम्प जीत गए, कुछ चीजें तो अच्छी होंगी डेफिनेटली, बिकॉज इनका फोकस वॉर पे नहीं रहता है। तो शायद वॉर्स आगे चल के और एस्केलेट ना हो, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है या फिर मिडल ईस्ट में इसराइल और ईरान के बीच में टेंशन है, तो ये शायद आगे चल के और ना बढ़े। बट देन ट्रम्प के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स है। इनका फोकस है मेक इन अमेरिका, अमेरिका में बिजनेसेस को ग्रो करना इनका फोकस है। तो ये क्या करेंगे भाई साहब, ये टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, कुछ बैन्स लगाएंगे, इंपोर्ट पे एडिशनल ड्यूटीज लगा देंगे। और ये लगेगा कहाँ पे, इमर्जिंग इकोनॉमीज में। तो चाइना से आने वाली इंपोर्ट्स या फिर इंडिया से होने वाला इंपोर्ट, यहाँ पे कुछ ये रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, बैन लगा देंगे। तो इसकी वजह से सेंटीमेंट खराब हुआ है, क्योंकि इंडियन जो कंपनीज है जो यूएस में एक्सपोर्ट करती है उनके नंबर्स में कुछ इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट जिसकी वजह से सेंटीमेंट खराब हुआ है। ये एक फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर है हाई इन्फ्लेशन एनवायरमेंट। अब यूएस में इफ यू ऑब्जर्व लास्ट मंथ और सो, दो रेट कट हो गए। एक उन्होंने 50 बेसिस रेट कट किया था, देन अभी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। तो अभी तक 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलरेडी हो गया है। तो वी वर होपिंग, इफ यू रिकॉल, हम लोग का डिस्कशन होता था कि भाई अगर यूएस में रेट कट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया विल फॉलो द सूट, आरबीआई भी यहाँ पे कुछ रेट कट कर देगा। दिसंबर तक हमारे यहाँ पे एक आध रेट कट तो शायद हो ही जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। बट क्योंकि इन्फ्लेशन ही घट नहीं रहा है अभी तक, अगर देखेंगे सीपीआई का जो इन्फ्लेशन नंबर आया है अभी भी 6.1 है। तो आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है इन्फ्लेशन को 4 to 6% में मेंटेन करना, अभी भी इन्फ्लेशन इज ऑन दी हायर एंड ऑफ दैट रेंज। तो यहाँ से तो आरबीआई रेपो रेट करे इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो रेपो रेट कम करने का तो जो प्रेडिक्शन था कि भाई चलो दिसंबर तक रेपो रेट कट आ जाएगा, जिसकी वजह से चलो डिमांड में थोड़ा रिवाइवल हो सकता है, फिर अर्निंग्स में कंपनी की थोड़ी ग्रोथ आ जाएगी उसकी वजह से, क्योंकि डिमांड इंप्रूव होगा। बट वो भी अभी फैक्टर थोड़ा फ्यूचर में पुश हो गया है। तो अभी बात हो रही है कि चलो फरवरी तक रेट कट हो जाएगा, जहाँ पे अभी फिर देयर इज अ बजट। तो अब वो भी एक फैक्टर आउट ऑफ विंडो है कि भाई रेट कट आ जाएगा, जिसकी वजह से अर्निंग में शायद कुछ ग्रोथ आए। तो दैट इज द सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी रेट कट तो चलो होने वाला है नहीं इमीडिएटली। द थर्ड फैक्टर इज जो जो टैरिफ जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस होने वाले। तो इफ यू, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस न्यूज, बट देयर इज अ टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी दैट इज गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट बजट। और ये रिप्लेस करने वाला है जो हमारा करंट डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है 1961,
उसको ये रिप्लेस करने वाला है। तो इसके अंदर टैक्स को सिंप्लीफाई करना, जो क्लॉजेस है, जो टैक्स के सेक्शंस है उनको थोड़ा घटाना, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, लैंग्वेज को ईजियर करना, देन जो नंबर ऑफ स्लैब्स है शायद वो भी कम हो जाएंगे। ये सब काफ़ी कुछ होने वाला है, दैट इज गोइंग टू पर से इज गोइंग टू ईज दी टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स को जो सिस्टम है हमारा। तो ये हमारी जो बहुत ही केयरिंग निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने ये लाने वाली है ये अगले बजट में। बट देन इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ जो कैपिटल गेन टैक्स है, इसमें कुछ छेड़खानी हो सकती है। अब जो FIIs होते हैं या फिर जो FPIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इनको ये सारी जो टैक्स रिलेटेड जो ट्वीकिंग कंटिन्यूसली यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये इतनी पसंद नहीं आती। इफ यू रिकॉल, हमने अभी रिसेंटली जो शॉर्ट टर्म का जो STCG था उसको बढ़ा के 15 से 20% कर दिया। LTCG भी जो कभी था ही नहीं, मतलब अर्लियर, नाउ इट हैज, वो 10% पे था, अब उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया है। तो ऑलरेडी देयर इज कंटिन्यूसली दैट इज ट्वीकिंग दैट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। और ये जो ट्वीकिंग होती है ना, ये इन्वेस्टर्स को उतना अच्छा नहीं लगता है। और ये आगे चल के अब ये जब DTC आएगा तो इनकम टैक्स, मतलब जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको एज अ नॉर्मल इनकम ट्रीट किया जाएगा और आपका जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स किया जाएगा। तो अगर अभी ये आएगा तो अगेन देर इज गोइंग टू बी सम चेंजेस। अब क्या वो बढ़ेगा या फिर चलो STCG तो ऑलरेडी 20% उन्होंने कर दिया, तो विच माइट नॉट राइट अवे इंक्रीज, बट क्या ओवरऑल LTCG या फिर STCG में और कुछ चेंजेस आएंगे और क्या उसकी वजह से फिर अगेन देयर इज गोइंग टू बी सम अनसर्टनिटी। तो ये जो फैक्टर DTC वाला है, दैट इज अगेन अ मेजर फैक्टर दैट इज स्टार्टेड टू प्ले। तो FPIs या फिर जो FIIs की करंटली सेलिंग चल रही है, इनके पीछे एक तो इन्फ्लेशन, एक तो खराब अर्निंग सीजन और ये डायरेक्ट टैक्स कोड वाली जो डिस्कशन है, दैट हैज रिजल्टेड इनटू वीकर सेंटिमेंट दैट हैज ओवरऑल क्रिएटेड इन द मार्केट। एंड उसकी वजह से इफ यू ऑब्जर्व, उन्होंने ऑलरेडी पिछले इस मंथ में, अक्टूबर या फिर अब तक, उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग ऑलरेडी मार्केट में कर ली है। Though DIs on the other hand have bought a big chunk of that, but then still, I mean, there is a bit of a difference and market have fallen a bit. Nifty अगर इंडेक्स लेवल पे देखिए तो अभी टॉप से अराउंड 10-11% करेक्ट हो गया है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स हैव फॉलन अ बिट मोर, बट देन इज इट रियली टाइम टू सेल इन दिस मार्केट? तो आप उन सारे पॉइंट्स पे आते हैं। तो आप देखेंगे कि काफी कंपनीज जो जिनके नंबर्स में इतनी ग्रोथ आई नहीं है, बट देन देयर आर स्टिल फ्यू कंपनीज जिनके नंबर्स स्टिल वर रिलेटिवली ओके या फिर अच्छे आए हैं। तो इज इट रियली टाइम टू सेल इन दिस मार्केट? पैनिक करके आपको निकल जाना चाहिए? द आंसर इज नो। दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम टू एनालाइज, गो बैक टू योर स्टडी बोर्ड एंड लुक एट व्हाट कंपनी नंबर्स हैव कम थ्रू। मतलब अगर उनके जो क्वार्टरली अर्निंग्स है Q2 वाले, अगर वो अच्छे आए हैं तो दिस इज प्रोबेबली अ टाइम। अगर आपने सपोज 100 रुपए पे किसी स्टॉक को खरीदा था, अर्निंग कंपनी की अच्छी है, और अभी अगर आपको वो स्टॉक 80 रुपए में मिल रहा है, तो इफ यू हैव बॉट एट 100 देन व्हाई नॉट एट 80? सो यू कैन लुक एट बेसिकली डाउन एवरेजिंग कंपनी, इफ इट इज ग्रोइंग, स्टिल ग्रोइंग एट अ गुड हेल्दी नंबर्स, एंड उसका फ्यूचर आउटलुक अगर अच्छा है, तो दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो इज इट रियली टाइम टू एग्जिट? और इफ आई एम एग्जिटिंग इन द मार्केट, द आंसर इज ऑब्वियसली नो। तो अभी करना क्या है? तो यू हैव टू एक्चुअली गो बैक टू ऑल द कंपनी दैट आर देयर इन द पोर्टफोलियो। आपको उनके नंबर्स को देखना है, उनके नंबर्स कैसे आए, उनके रेवेन्यू में ग्रोथ है कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं, तो आपको ये सब देखना है। इट इज ओके इफ यू डू चर्न इन द पोर्टफोलियो, मतलब जो कंपनीज के अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं है या फिर उनके रेवेन्यू के विजिबिलिटी में कोई दिक्कत है या फिर सेल्स का जो ग्रोथ का रेट है अगर वो कम हो गया या फिर आगे चल के भी कम रहने वाला है, तो इट इज ओके टू रिड्यूस द वेट of those companies in the portfolio, or you may not add additionally in such companies, or you might even exit some of those companies. But then जो other side है, जो companies के अच्छे numbers आ रहे हैं, you can look at adding some of those companies. तो चलिए हम दोनों साइड के एक एग्जांपल देखते हैं। तो इफ यू लुक एट PI इंडस्ट्रीज, एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जिसके अभी Q2 के नंबर्स आ गए और नंबर्स काफी खराब थे। मतलब इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है अराउंड 5% था, एंड देन पैट में भी कोई खासी ग्रोथ नहीं थी। अब ये कंपनी काफी डिसेंट पेस से हाई टीन से डबल डिजिट में ग्रो करती थी सिंस लास्ट फ्यू क्वार्टर से, हमेशा मेरे ट्रैक और रडार पे रहती थी। बट इस क्वार्टर के नंबर्स काफी खराब थे। इन्होंने अपने रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए अदर जो सेगमेंट है फार्मा, उसमें भी एंटर किया था, बट अभी भी इनके बिजनेस में उतना ट्रैक्शन आ नहीं रहा है। और आगे चल के जो खराब बात है, मतलब इस क्वार्टर के तो नंबर्स खराब आए ही है, बट आगे चल के फ्यूचर के लिए जो इनका आउटलुक है, जो ग्रोथ का गाइडेंस है, वो भी इन्होंने अपना गाइडेंस घटा दिया है फॉर एंटायर FY26।
तो अगर कोई कंपनी के अगर करंटली अर्निंग में कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब इट्स नॉट जस्ट वन टाइम इम्पैक्ट, बट आगे चल के अगर कंपनी के अपने विजिबिलिटी में ही कोई दिक्कतें दिख रही है, तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल यू माइट वांट टू एक्चुअली एक्सिट. सो आई मीन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज. अगर कंपनी खुद मैनेजमेंट बोल रही है तो दिस इज क्वाइट अ गुड इंडिकेशन कि आगे चल के इफ यू रिमेन इन्वेस्टेड तो इट्स नॉट गोइंग टू ग्रो दैट मच, बिकॉज मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि हमारे बिजनेस में आगे चल के दिक्कतें आने वाली है. अब दूसरे साइड का एग्जांपल देखते हैं. ईथॉस लिमिटेड करके कंपनी है जो एक लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच सेगमेंट में काम करती है, और इनका जो Q2 का नंबर आया वो काफी अच्छा था. मतलब Q2 FY25 का जो रेवेन्यू ग्रोथ था अराउंड 26% का था. इनके मार्जिन जो है एबिटा और पैट थोड़े से डिक्लाइन हो गए थे, बट दे वर स्टिल इन पॉजिटिव एंड हेल्दी नंबर्स, तीन हाई टीन्स में थे. बट देन ओवरऑल जो पास्ट है उसकी वजह से थोड़े कंपेयर टू दैट दे वर लेसर. बट देन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था, नंबर्स ऑफ Q2 वर स्टेबल, एंड जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि जो अक्टूबर मंथ के लिए इनका सेल्स था दैट ग्रू बाय अराउंड 47%. मतलब जो आएगा Q3 वाले रिजल्ट में ये इम्पैक्ट दिखेगा आपकी इनकी नंबर्स में. तो एक तो फर्स्ट हैंड कि जो इनके Q2 वाले जो नंबर्स थे दे वर स्टेबल, दे वर डिसेंट. बट देन जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है या फिर जो स्टेबिलिटी जो विजिबिलिटी है अर्निंग के लिए वो भी अच्छी है फॉर द Q3 या फिर गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स. तो मैनेजमेंट ने जो अक्टूबर नंबर के नंबर्स अक्टूबर मंथ के जो नंबर्स थे उनको जब डिस्कस किया तो जैसे कि उन्होंने अब तक रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया है पूरे हिस्ट्री में अब तक का, और 47% का सिर्फ अक्टूबर मंथ का कंपेयर टू लास्ट ईयर पे अक्टूबर इनको रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है. तो अब ऑब्वियसली देयर इज अ लॉन्ग वेडिंग सीजन दैट इज गोइंग टू बी देयर, देन ऑब्वियसली फेस्टिवल पीरियड है, तो ये लग्जरी वॉच वाला सेगमेंट अच्छा करता है ड्यूरिंग दिस पीरियड. बट देन जहां पे आपको अर्निंग्स में विजिबिलिटी है, अर्निंग्स में ग्रोथ है, दीज आर सम ऑफ द कंपनीज दैट यू शुड ट्रैक और कीप ऑन योर वॉच लिस्ट और यू मे बी ऐड. सो दिस इज एक्जैक्टली द डिफरेंस. अगर आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टेड हो जहां पे ग्रोथ नहीं है या फिर फ्यूचर आउटलुक जो है ग्रोथ का वो अगर वीकर है, तो these are some of the companies you might want to exit or might not want to add more positions and maybe get into some of the businesses which are having that visibility of the growth. And this is actually what is active investing. मतलब आप सिर्फ किसी होप पे बैठे रहेंगे कि भाई आगे चल के एशियन पेंट अच्छा करेगा, कभी ना कभी तो ग्रोथ आएगी, आज नहीं तो कल चलो हमें पैसा बना के देगा, और इस सोच के साथ अगर आप 10 साल 5 साल कितना भी टाइम उसमें स्पेंड कर लो आपको उसमें से पैसा नहीं बनने वाला. मतलब दिस इज अ व्हाइट लाइन ऑन अ ब्लैक स्टोन. आई मीन एज लॉन्ग एज यू स्टे इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, योर मनी इज नॉट गोइंग टू ग्रो. स्टॉक का प्राइस तभी ऊपर जाता है जब उसके अर्निंग्स में ग्रोथ है, और वो अर्निंग्स आ रही है कि नहीं वो हमें ट्रैक करना है थ्रू दिस क्वार्टरली नंबर्स. सो दैट्स द होल आइडिया एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस. तो my simple suggestion is, market might even fall from here, maybe 5-10% अगर और भी ज़्यादा गिर सकता है. But this is the point really to start looking at adding positions a little over the next few weeks or months. And you don't want to go all in just right away, right? I mean, you can analyze further. आगे आने वाले period में you can staggerly you can add your positions, and then जैसे Q3 के numbers आते हैं, if there is a visibility, you can again revisit your stance that you had taken after the Q2 numbers. So that's the philosophy, that's the idea, and that's what exactly is the active investing. You have to track the numbers, कंपनी क्या बोल रही है, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, एंड यू टेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन दिस, right? I mean, it's okay to churn, it's okay to have churn in the portfolio, it's okay to exit some of the companies which maybe you are sitting on a loss, because अगर आप लॉस वाली कंपनी में आप बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि मैं उसी कंपनी से पैसा बनाऊंगा, तो उसकी वजह से एक तो चीजें होती है. एक तो अगर वो कंपनी आगे चल के भी अच्छा नहीं करती है, उसमें ग्रोथ नहीं है, तो आपका पैसा वहां पे अटका रहता है, एंड देन देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? मतलब आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज योर मनी स्टक देयर, तो अपॉर्चुनिटी लॉस भी होता है. यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस व्हिच आर ग्रोइंग. सो इट्स अ ड्यूअल इम्पैक्ट जो आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. तो एक्टिव इन्वेस्टिंग यही होता है, यू एनालाइज एंड देन टेक डिसीजन जुडिशियसली बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट. So this is what exactly I wanted to focus. I'm really not taking money out of the market. I'm just doing a bit of churn and looking at companies which are doing better and increasing weightage there. And that's what I will also advise you as well. So that's what I wanted to share. Let me know if you like the video. Thank you. Let's see you in the next video.